आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन एटम के बारे में। तो ये जो हाइड्रोजन जो एटम होता है ये बाउंड स्टेट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, जहाँ पे ये जो मोशन जो होता है कंप्लीट सिस्टम का वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है, और साथ ही साथ ये जो प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा मैसिव होता है, लगभग 1840 गुना ज़्यादा मास होता है इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें जो मोशन जो होगा वो बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रॉन का होगा, लेकिन फिर भी ये टू बॉडी प्रॉब्लम है, तो टू बॉडी प्रॉब्लम को हम वन बॉडी प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिड्यूस्ड मास फार्मूला। अब ये जो वन बॉडी प्रॉब्लम जो बन गया, टू बॉडी से जो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया वन बॉडी प्रॉब्लम में, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के माध्यम से। तो जितने भी प्रकार के आपके हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन लाइक एटम जो हैं, जैसे He+ एटम हो गया या Li++ एटम हो गया, इन सब को जितने भी हैं आपके एटम हाइड्रोजन लाइक एटम जो है, इनको हम श्रोडिंगर इक्वेशन के माध्यम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन एटम से। और हाइड्रोजन एटम में यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे कि एक श्रोडिंगर इक्वेशन लिख देंगे और इसमें जो पोटेंशियल कोलम्बियन पोटेंशियल जो लगता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, उस पोटेंशियल को उसमें डाल देंगे और कंप्लीट जो है इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे जो रेडियल पार्ट का सॉल्यूशन होता है, एजीमुथल पार्ट का जो सॉल्यूशन होता है, ये सब सॉल्यूशन हम यहाँ पे नहीं करने वाले। हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला को हम लिखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन का, और श्रोडिंगर इक्वेशन का जो साई का जो वैल्यू निकलता है उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि ये उसका सॉल्यूशन होता है। क्लियर है? ओके, तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम। तो ये जो हाइड्रोजन एटम जो होता है वो टू बॉडी प्रॉब्लम होता है। तो ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में क्या रहता है आपका प्रोटॉन होता है, और यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। तो ये बाउंड स्टेट ऑफ दिस इज नथिंग बट हाइड्रोजन एटम इज अ बाउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बाउंड स्टेट ऑफ proton and electron, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ये बाउंड स्टेट होता है। क्लियर है? वेयर प्रोटॉन इज 1839 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, that means Mp is equals to 1839 times Me. So we can consider proton is infinitely heavier than इसको heavier कर लीजिए, heavier than electron. Okay, then the motion of complete system is about center of mass. We can describe this atom or hydrogen like atom for example He+, Li++ etc. by श्रोडिंगर इक्वेशन। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए अब इसमें हम जो पोटेंशियल जो यहाँ पे लेंगे, बेसिकली हम क्या करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन में हम ये पहले क्या लिखते हैं, हम पोटेंशियल लिखते हैं और पोटेंशियल को श्रोडिंगर इक्वेशन में डाल देते हैं, ये काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी हम वही काम करने वाले हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका श्रोडिंगर इक्वेशन। उससे पहले हम हैमिल्टोनियन लिख लेते हैं, ठीक है। दैट इज हैमिल्टोनियन H इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, दैट इज P² अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, दैट इज
पी स्क्वायर अपॉन 2m, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, या इसी को मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर अपॉन 2m, और ये -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो ये आपका क्या मिल गया, आपका हैमिल्टोनियन मिल गया। ठीक है, अब श्रोडिंगर इक्वेशन में डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन, फ्रॉम श्रोडिंगर, है ना, यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होता है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, ये इसमें समझ लीजिएगा। ओके, और ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो ये होता है आपका, दैट इज डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और ये इधर क्या हो जाता है, ई माइनस वी साई दैट इज इक्वल टू 0। यही होता है, ये क्या होता है आपका श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ई के जगह, ठीक है, देखिए ये जो ई है ये क्या, कौन सा स्टेट है आपका, बाउंड स्टेट है, बाउंड, इट इज़ अ बाउंड स्टेट, इट इज़ अ बाउंड स्टेट, सो दैट इज ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ ई, मतलब ई जो होगा निगेटिव ही होगा। ठीक है, बाउंड स्टेट में बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि जैसे आपका ये क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इससे कितने एनर्जी से बंधा हुआ है, या जैसे मैं सन की बात करूं और यहाँ पे मैं किसको ले लूँ, मून को ले लूँ या अर्थ को ले लूँ सपोज, तो ये क्या है आपका, ये बाउंड है, इससे बाउंड है, और यहाँ पे भी ये इससे बाउंड है। ठीक है, यहाँ पे तो कोलम्बियम पोटेंशियल है, और यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल है आपका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम एनर्जी जो निकालते हैं वो हमेशा निगेटिव में आता है, चाहे इसकी मैं बात करूँ चाहे इसकी बात करूँ। तो ये देखिए हमने इसको एनर्जी को लिख दिया, ठीक है, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज डेल स्क्वायर साई, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा दैट इज माइनस मॉड ऑफ ई माइनस वी, और ये कितना हो जाएगा साई दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डेल्टा जो होता है, दिस डेल्टा इज कॉल्ड लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या कहलाता है ये, लाप्लासियन ऑपरेटर। ये क्या कहलाता है आपका, लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर। और ये जो लाप्लासियन ऑपरेटर जो होता है इसका वैल्यू जो होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है इसका वैल्यू, दैट इज डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका, दैट इज 1 अपॉन आर, दैट इज आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर, प्लस दैट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, ये डेल बाय डेल आर है ना, डेल बाय डेल आर 1 अपॉन आर डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, और ये क्या हो जाता है आपका, दैट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो ये होता है आपका, सॉरी ये 0 नहीं होगा, अभी तो हम इसको 0 नहीं करेंगे। ओके, तो ये होता है आपका डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू। अब इस डेल्टा स्क्वायर के वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो कैसा हो जाएगा, देखिए वहाँ पे पुट कर दीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा, तो ये कंप्लीट सिस्टम आ जाएगा हमारा। ये हो जाएगा आपका दैट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ये 1 अपॉन आर स्क्वायर था, दैट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर, क्या हो जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर, और साई भी ऑपरेट हो जाएगा अंदर, तो ये ऐसा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आपका, राइट। और ये कितना हो जाएगा, दैट इज प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा दैट इज डेल बाय डेल थीटा, और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा डेल साई बाउंड कितना हो जाएगा डेल थीटा, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, और क्या है आपका 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और क्या है आपका दैट इज माइनस ई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइज दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका लंबा चौड़ा जो है इक्वेशन बनेगा, और इस लंबा चौड़ा इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें वैल्यू जो निकलेगा, ठीक है, वैल्यू जो निकलेगा वो साई का भी निकलेगा यहाँ पे। तो ये जो साई जो होता है, सॉल्यूशन ऑफ दिस श्रोडिंगर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, द अबव इक्वेशन, solution of the above equation is given by
दैट इज साई इज इक्वल टू, साई इज फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हम डील कर रहे हैं, तो ये जो साई जो है वो किसका फंक्शन होता है, आपका आर थीटा और फाई का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ये जो पहला पार्ट जो होता है दैट इज एन एल से डिनोट करते हैं इसको, आर एन एल आर, और ये क्या होता है आपका नेक्स्ट पार्ट जो होता है साई वाई एल एम थीटा फाई। ठीक है, तो देखिए आपको बेसिकली जो है यहाँ से याद करना, आप चालू करना है। ये सब जो है ये सब आप लोगों ने बीएससी फाइनल ईयर में भी पढ़ा है और साथ ही साथ आप लोगों ने एमएससी में भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये सब आपको और करने की आवश्यकता नहीं है। मेन जो याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो साई जो होता है वो दो पार्ट होते हैं इसमें, एक को बोलते हैं रेडियल पार्ट, ठीक है, और ये को बोलते हैं, ये जो थीटा और फाई के टर्म्स में है इसमें इसको बोलते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि स्फेरिकल हार्मोनिक्स का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट पूछा जाता है कि जैसे y10 हो गया, इसका वैल्यू कितना होता है, या y1 का वैल्यू कितना हो गया, या y1 का वैल्यू कितना हो गया, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। मैं भी उन सबको लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट होते हैं। तो रेडियल पार्ट जो होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है किसमें, आर पे डिपेंड करता है, और स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो होता है किस पे डिपेंड करता है, थीटा और फाई पे डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए अब आगे देखते हैं इसमें, आगे देखते हैं यहाँ पे जो मैंने एन एल एम जो लिए हुए हैं ये सब क्या है। तो एन जो होता है, ठीक है, एन जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है आपका? दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ठीक है, और एल जो होता है ये होता है आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या होता है आपका? एजीमुथल क्वांटम नंबर बोल सकते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, और एम जो होता है वो होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब ये जो एन का जो वैल्यू है, ये जो एन का वैल्यू है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। जैसे मैं किसी साई को अगर डिनोट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम का जो सॉल्यूशन है, तो उसको लिखा जाता है दैट इज एन एल एम आर थीटा फाई, कुछ इस प्रकार से। तो जैसे मैं अगर बोल दिया साई 100, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू कितना है? 0 है, और m इक्वल टू भी कितना है? 0 है। ये दोनों जो है 0 हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका नोटेशन होता है। दैट इज साई इक्वल्स टू साई एन एल एम जो है वो किसे डिनोट किया जाता है? ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? चलिए अब यहाँ पे जो n का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? तो n का वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में हमने देख रखा है कि इसका जैसे बोर मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बोर मॉडल में जो एनर्जी आता है दैट इज 13.6 अपॉन n स्क्वायर, दैट इज जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ इस प्रकार का आपका एनर्जी आता है। ठीक है, ऐसे आता है। तो यहाँ पे जो हम n की जो वैल्यूज़ लेते हैं, बोर मॉडल में जो n की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होती हैं। तो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका जो नेक्स्ट जो है l का जो वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? तो l का जो वैल्यू है वो 0 to n-1 तक होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 to n-1 तक होगा। सपोज अगर मैंने n इक्वल टू 1 ले लिया, सपोज मैंने n इक्वल टू क्या ले लिए? 1 ले लिया। n इक्वल टू मैंने क्या ले लिया? 1 ले लिया। n इक्वल टू 1 लूंगा तो l का जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका? 0 से 1-1 0, तो 0 बस रहेगा। ठीक है, जब 2 वहाँ पे ले लूँगा तो क्या हो जाएगा? वो 0 से 1 2, 0 1 2 कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ओके। तो और ये जो m का जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक होता है? -L2 + L होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है आपका? -L2 +। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। जो n का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होता है आपका? सीधा 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 ये कुछ भी हो सकता है। और l का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होता है आपका? 0 to n-1 तक होता है। और आपका m का जो वैल्यू है वो -L से आपका कहाँ तक होता है? -L2 + L तक होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स की अगर मैं बात करूं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स की, ठीक है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स, तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो है YLM की अगर मैं बात करूं दैट इज थीटा और फाई,
ये कुछ इस प्रकार से है। तो ये दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, एक है आपका एजीमुथल पार्ट है ना, और एक पार्ट देखिए, एक पार्ट किसका है, थीटा का है, और एक पार्ट किसका है, फाई का है। तो दिस थीटा इज सपोज दिस इज मेड अप ऑफ दिस टू फाई एंड फाई, थीटा एंड फाई, एंड थीटा इज फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई इज फंक्शन ऑफ, ये जो है बड़ा थीटा है ना, ये छोटा थीटा हो गया, बड़ा थीटा फंक्शन है किसका, छोटा थीटा का, और बड़ा फाई जो है फंक्शन है किसका, छोटा फाई का। क्लियर है क्या? ठीक। अब ये जो फाई विद फाई जो है, ये फाई विद फाई जो है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है 1/√2 पाई e टू द पावर आई एम फाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दैट इज इट विल बी प्लस माइनस है ना, क्योंकि m का वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, तो फाई का जो सॉल्यूशन जो होता है वो क्या निकलता है आपका, एजीमुथल पार्ट का सॉल्यूशन जो है कहाँ से कैसे निकलता है आपका, दैट इज 1/√2 पाई, और क्या हो जाता है आपका e टू द पावर आई एम फाई। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है क्या? चलिए फिर देखते हैं आगे। चलिए अब स्फेरिकल हार्मोनिक्स का जो है उसको हम वैल्यूज को लिख लेते हैं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स के वैल्यू को लिख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल हार्मोनिक्स है ना, स्फेरिकल हार्मोनिक्स, इसके वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। जैसे मैं एल की अगर बात करूं और एम की बात करूं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एल एम थीटा फाई। ठीक है क्या? चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या वैल्यूज होती हैं। अगर मैं L इक्वल टू अगर मैं जीरो कर दूं, L इक्वल टू अगर मैं क्या कर दूं, जीरो कर दूं, तो M का वैल्यू कितना होगा आपका, जीरो होगा। और M का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, y00 में रिप्रेजेंट करूंगा, और इसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 1/√4 पाई के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, तो y00 जो है वो कितने के बराबर होता है, 1/√4 पाई के बराबर होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट में अगर मैं L इक्वल टू 1 कर दूं, तो L इक्वल टू 1 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट विल बी 0। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो सकता है, L इक्वल टू अगर मैं 1 कर रहा हूँ तो M का जो वैल्यू है, अभी हमने देखा कि M का जो वैल्यू है वो क्या होता है, प्लस L से माइनस L के बीच में होता है, या माइनस L से प्लस L के बीच में होता है। तो इसका 3 वैल्यूज होंगे, एक होगा आपका 1, दूसरा होगा 0, और तीसरा क्या होगा आपका -1 होगा। ठीक है, तो अगर m इक्वल टू मैंने 0 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 10, दैट इज इक्वल्स टू √3/4 पाई। ये कितना हो जाएगा आपका, √3/4 पाई कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, √3/4 पाई कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब ये इतना ही है, 1 ही है। अब इसमें ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस 1 दोनों हो सकता है। तो y जो है वो क्या हो जाएगा आपका, 1 + -1, ऐसे हो जाएगा y + -1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज -√3/8 पाई, दैट इज साइन थीटा e टू द पावर आई फाई। देखिए ये क्या हो जाएगा, आप जब +1 रखोगे तो ये माइनस में आएगा, और माइनस रखोगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं वहाँ पे बगल पे लिख रहा हूँ। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि e टू द पावर आई फाई वाला टर्म यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ पे भी नहीं आया है, क्योंकि m का वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 है, m का वैल्यू 0 है, m का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 होगा तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए इसको देख लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं, बगल में देख लेते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं y11 अगर लिखूँ, y11 करूँगा तो ये माइनस वाला पहले आएगा, दैट इज -√3/8 पाई हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा e टू द पावर आई फाई, है ना, ये भी प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो प्लस वाला पहले हो जाएगा, प्लस के लिए यहाँ पे जो भी प्लस रहेगा, m कितना है, प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा m जो है। क्लियर है? अब अगर मैं इसी को y1 -1 के लिए अगर रखूँ तो ये किस में आएगा, प्लस में आएगा, 3/8 पाई साइन थीटा e टू द पावर माइनस आई फाई। तो ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो दो टर्म हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको एकदम टफ लेवल का नहीं पूछा जाएगा, इससे आपको केवल पूछा जाएगा या तो इसको पूछ सकता है या तो इसमें से पूछ सकता है। क्लियर है? तो आप हमेशा ये याद रखेंगे, YLM जब लिखा गया है तो पहला वाला जो है क्या है आपका, L है, L का वैल्यू है, और दूसरा वाला जो है किसका वैल्यू है, M का वैल्यू है। ठीक है, पहला वाला किसका वैल्यू है, L का वैल्यू है, और दूसरा वाला जो है किसका वैल्यू है, M का वैल्यू है। क्लियर है? अच्छा चलिए इसमें एक और देख लेते हैं हम,
ठीक है, इसमें एक और देख लेते हैं, दैट इज 2 के लिए देख लेते हैं। किसके लिए देख लेते हैं? 2 के लिए देख लेते हैं। तो 2 के लिए जो है क्या हो जाएगा, ये पहला तो वैल्यू इसका कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो लिखूंगा y20 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, दैट इज y20 लिखूंगा, और 20 का जो वैल्यू जो होता है दैट इज √5/16 पाई, दैट इज 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पे e⁻i⁵ वाला टर्म नहीं आएगा क्योंकि m इक्वल टू कितना है आपका 0 है। क्लियर है क्या? चलिए अब मैं ले लेता हूँ उसमें +-1। अगर मैं +-1 ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 +-1 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू जो होता है -+√15/8 पाई, दैट इज sin थीटा cos थीटा e⁻i⁵ ±i⁵। ठीक है, ये पहले वाले जैसे है ये भी। अब दूसरा एक और आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये 2 है, l = 2 है, तो m का वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, दैट इज 2 to -2 या -2 to 2। ठीक है, 5 वैल्यूज होंगी, तो एक इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया और 2 इसमें आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, +-2, और ये तो प्लस में ही आएगा 15/32 पाई, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज sin स्क्वायर थीटा ओके, दैट इज sin स्क्वायर थीटा e⁻ ±i⁵। तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 1 मिनट, ओके चलिए। तो ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स हो गया आपका। ठीक है, तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स आपको बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो ये तो इन सब का एक साथ है, तो बेसिकली आपको याद रखना रहेगा आपको इन दोनों को। ठीक है, इसको आप याद मत रखिए, ठीक है, ये ज़्यादा हैवी हो जाएगा, आप लोग को याद रखने में दिक्कत होगा। तो आप ये दोनों को बस याद रखिएगा, ये दोनों याद रहेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका, है ना। डायरेक्ट आपको इसको y10 जो है किसके बराबर होता है करके डायरेक्ट पूछा जा सकता है, y00 किसके बराबर होता है करके पूछा जा सकता है, या y1 या y1 - 1 जो है कितने के बराबर होता है, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स हो गए आपके। तो ये तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स का जो है वो सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, रेडियल पार्ट का भी तो सॉल्यूशन होगा, तो रेडियल पार्ट को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रेडियल पार्ट। ठीक है, रेडियल पार्ट, दैट इज रेडियल पार्ट। ठीक है, तो रेडियल पार्ट की अगर मैं बात करूं तो रेडियल पार्ट में आपका जो है हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करेंगे, दैट इज एन एल आर एन एल। इस रेडियल पार्ट में आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, मैं एक ही वेव फंक्शन आप लोग को याद करने के लिए बोलूँगा और उसी से हम सारे काम कर देंगे। ठीक है, केवल आपको एक वेव फंक्शन जो है वो याद करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर मैं एन तो किससे चालू होता है आपका, 0 से चालू नहीं होता है, ये तो 1 से चालू होता है, तो 1 हो जाएगा, दैट इज योर 0 एंड दैट इज r10, एंड दिस r10 इज रिटर्न एज z/a0 to the power 3/2, और ये हो जाता है e⁻ -zr और a0। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है साई का वो मैं अभी बताऊंगा कुछ देर में। ठीक है, तो वहाँ से आपको बेसिक आइडिया जो है वो हो जाएगा। अब मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो z = 1 हो जाएगा, फॉर H एटम क्या हो जाएगा, दैट इज z = 1 हो जाएगा। तो r10 जो है वो कितना हो जाएगा आपका 2/1/a0/3/2 e⁻ r कितना हो जाएगा आपका a0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका रेडियल पार्ट हो गया, रेडियल पार्ट हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दैट इज 1 R21। ठीक है, R21, ये जो R21 जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, दैट इज 1/√3। ठीक है, आपको क्या याद रखना है मैं अभी बताऊंगा, है ना, कि आप लोग को क्या याद रखना रहेगा। 1/3 z/2a0 z/2a0 3/2, और ये होता है zr/a0 और e⁻ -zr/2a0। ये देखिए यहाँ पे na0 आता है, तो n = 2 के लिए यहाँ पे 2 आ गया है, n = 1 के लिए यहाँ पे 1 आ गया। तो आप इसको देख के ही आप बता सकते हो कि n की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ओके, तो ये ऐसा हो गया। फिर देन नेक्स्ट R20 की अगर मैं बात करूँ, है ना, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, जैसे L की वैल्यू है तो L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, दैट इज 0 to, देखो n - 1 होता है ना, L की वैल्यू जो है
0 to n माइनस 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 है, तो R2 0 हो जाएगा एक बार, और एक बार क्या हो जाएगा R2 1 हो जाएगा। तो R2 0 जो है वो बेसिकली क्या होता है आपका, दैट इज 2 1/2a0 टू द पावर 3/2, और ये होता है 1 माइनस R/2a0 और e टू द पावर माइनस R/2a0, ये कुछ इस प्रकार से। तो आप इसको जब याद रखेंगे R2 1 को, तो ये इसमें केवल प्रोपोर्शनलिटी आपको याद रखना रहेगा। क्या प्रोपोर्शनलिटी होता है इसमें, ये प्रोपोर्शनल होता है आपका R e टू द पावर माइनस ZR/2a0, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, R के, ठीक है। ये R e टू द पावर माइनस ZR/2a0 के प्रोपोर्शनल होता है, और R2 0 जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये देखिए ये वाला पार्ट आ रहा है, तो 1 माइनस R/2a0 और e टू द पावर कितना हो जाता है माइनस R/2a0 के बराबर होता है। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बस आपको याद रखनी है कि R2 1 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R से, और R2 0 में क्या होता है 1 माइनस 2RA0 के और e टू द पावर माइनस R/2a0 के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो केवल आप ये इन चीज़ों को बस क्या करेंगे, याद करके रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें और ज़्यादा हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा आपका, जैसे 3 की बात करूँ, 3 की बात करूँ, 3 की बात करूँ, तो ये जो है बहुत लंबा बनेगा। तो बेसिकली आपको जो याद रखना है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका, जैसे ये रेडियल पार्ट है आपका, है ना, तो रेडियल पार्ट है तो इसका नॉर्मलाइज्ड नहीं है ये, है ना। R10 जो है ये, इसकी बात करूं तो ये नॉर्मलाइज्ड है क्या, नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो उसको पहले हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मलाइज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो R10 जो है, R10 इज टू है कितना आपका, सपोज n टाइम्स 2 1/a0, और ये कितना है आपका 3/2 है, और e टू द पावर माइनस R/a0 है। अब इसमें क्या कर लेते हैं हम, इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। नॉर्मलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 4। ये 2 बार आएगा ना, देखो ये ऐसा होगा ना भाई, 1 मिनट। ओके, R10 स्टार, और ये कितना हो जाएगा R1, और ये कितना हो जाएगा d टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट इज n², और ये क्या है हो जाएगा आपका R10 कितना हो जाएगा, दैट इज n तो हो गया है। ओके, ये 4 हो जाएगा 2 बार, और ये कितना हो जाएगा 1/a0, और ये क्यूब हो जाएगा, और e टू द पावर 2 बार आएगा तो -2RA0 हो जाएगा, और d टाउ का वैल्यू जो है ये कितना हो जाएगा R² dr sin थीटा d थीटा d फाई। तो इतने का जो वैल्यू जो होता है, सॉरी 1 है ना, इतने का जो वैल्यू होता है ये किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। तो उस 4 पाई को आप बाहर ले आइए, तो कितना हो जाएगा आपका 4 × 4 पाई × 1/a0 का कितना हो गया, क्यूब हो गया, और अंदर में क्या बचा आपका, दैट इज R² e टू द पावर माइनस 2R/a0 dr, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है क्या, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा n², ये कितना हो जाएगा 16 पाई, ठीक है, और ये 1/a0 क्यूब, और ये कितना हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन करो 0 टू इन्फिनिटी में, है ना, जो रेडियस है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 टू इन्फिनिटी तक करेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये फॉर्मूला हमने रट रखा है, x की पावर n है, और e टू द पावर आपका क्या है -ax है, dx है, ये ऐसा कुछ प्रकार से है। तो इसका कितना होता है आपका, दैट इज़ फैक्टोरियल n/a टू द पावर n+1, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और 2/a0 की पावर कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये फाइनली हो जाएगा आपका n² 16 पाई/a0 क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 2 ऊपर में, और ये नीचे 8 हो जाएगा, और a0 क्यूब ऊपर चला जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और ये a0 क्यूब कैंसिल हो गया आपका, 8 1 जा 8 2 जा, तो कितना हो जाएगा 4, दैट इज n² × 4 पाई, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो n इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, n इक्वल टू आपको मिल जाएगा दैट इज 1/√4 पाई, ये इतना मिल गया। अब उसको R10 में रख दो, R10 कितना है था आपका, दैट इज 2 × 1/√4 पाई 1/a0 टू द पावर 3/2, और क्या था आपका e टू द पावर माइनस RA0, ठीक है। तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा, सब को अंदर लेके चले जाओ इसके, है ना, तो ये 1/√, के अंदर में लेके चले जाइए सबको, या अंडर रूट के अंदर लेके चले जाइए, आप जैसे भी बोलना चाहें, ठीक है। तो ये मैंने सबको अंडर रूट के लेके अंदर चला गया, तो ये 2 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे में 4 पाई ऑलरेडी है, और ये कितना हो जाएगा आपका
ऊपर में तो कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा ए नॉट का क्यूब हो जाएगा और ई टू द पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट। क्लियर है क्या? चलिए अब इसमें देखिए 4 तो कैंसिल हो गया तो फाइनली क्या बचा ये 1 अपॉन अंडर रूट पाई ए नॉट क्यूब और ई टू द पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट। तो आपको ये अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया उसमें स्फेरिकल हार्मोनिक्स याद रखना है और आपको क्या याद रखना है, रेडियल पार्ट का सोल्यूशन। रेडियल पार्ट का जो सोल्यूशन जो होता है n इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 0 के लिए कितना होता है, ये होता है। तो इस वेव फंक्शन को आपको याद रखना रहेगा। इस वेव फंक्शन का डायरेक्ट यूज़ है, मैं बाद में बताऊंगा अभी आप लोग को, ठीक है। ये जो है डायरेक्ट यूज़ होने वाला है, ठीक है, डायरेक्ट यूज़ होने वाला है। तो इसको बस आप लोग जो है याद रखेंगे कि R10 जो है वो कितना होता है आपका 1 अपॉन अंडर रूट पाई ए नॉट क्यूब ई टू द पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन एटम में तो ये डायरेक्ट यही यूज़ होता है। ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो क्या यूज़ होगा, ये जो है डायरेक्ट यूज़ होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं इसमें। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जैसे मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें, दैट इज पी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका साई एन एल एम स्टार साई एन एल एम और ये कितना हो जाएगा आपका डी वी हो जाएगा या डी टाउ कर दो। तो ये जो साई एन एल एम जो है ये किसका फंक्शन है, आर एन एल स्टार और वाई एल एम थीटा फाई इसका स्टार और साथ ही साथ इसमें भी आएगा आपका आर एन एल और वाई एल एम थीटा फाई, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका डी वी। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ एन एल एम, एन एल का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, ये एक साथ आ जाएंगे वाई एल एम थीटा फाई जो है एक इसका भी मॉड का स्क्वायर हो जाएगा और डी वी जो है कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आर स्क्वायर को मैं इसके साथ लिख देता हूँ आर एन एल, ये डी आर हो गया। और ये जो बाकी के जो टर्म हैं तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो हमने देखे, स्फेरिकल हार्मोनिक्स आर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ये क्या होते हैं, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होते हैं हार्मोनिक्स जो हैं। इस कारण दैट्स वाई इंटीग्रेशन वाई एल एम थीटा फाई और इसका क्या है आपका मॉड का स्क्वायर साइन थीटा डी फाई दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये 1 के बराबर हो जाएगा और आपका जो प्रोबेबिलिटी जो है वो कितना हो जाएगा, दैट इज पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आर स्क्वायर आर एन एल स्क्वायर डी आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? रेडियल पार्ट के स्क्वायर और उसमें आर का स्क्वायर करेंगे तो जो उसका प्रोबेबिलिटी है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट जो होगा वो 0 टू इन्फिनिटी होगा। क्या होगा? 0 टू इन्फिनिटी होगा। लेकिन हाइड्रोजन एटम के रेडियस के अंदर अगर निकालना है किसी पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है तो उस कंडीशन में आप क्या लोगे, 0 टू ए नॉट लोगे। ए नॉट जहाँ पे बोर रेडियस है, ए नॉट क्या है आपका, बोर रेडियस है। अगर उसके अंदर हाइड्रोजन एटम के अंदर किसी रेडियस ए नॉट के अंदर किसी पार्टिकल की या इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसमें क्या ले लेंगे, 0 टू ए नॉट लेंगे। ठीक है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें ड्रॉ कर सकते हैं इसको, वेव फंक्शन को और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी को। तो जैसे मैं R10 की अगर मैं बात करूं तो R10 जो क्या था, R अपॉन ए नॉट था। ये कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसको ड्रॉ कर सकते हो तो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा। ये ऐसा ड्रॉ होगा। क्लियर है क्या? दैट इज R10 विद R अपॉन ए। ठीक है। अब इसमें मैं प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो अभी हमने इसमें प्रोबेबिलिटी देखी। इसमें जो प्रोबेबिलिटी आ रहा था वो क्या आ रहा था आपका, अभी प्रोबेबिलिटी निकाले थे ना, दैट इज आर स्क्वायर आर एन एल का स्क्वायर, ये ऐसा था ना इसका प्रोबेबिलिटी जो है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से कैसे बनेगा देखिए,
पहले आर स्क्वायर है तो अलजेब्रिक टर्म पहले क्या डोमिनेट करेगा, फिर क्या होगा आपका दूसरा वाला टर्म जो है डोमिनेट करेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। और ये आर एन एल जो है ये दैट इज नथिंग बट योर वेव फंक्शन, दैट इज नथिंग बट योर वेव फंक्शन। क्लियर है क्या? हाँ, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज आर अपॉन ए नॉट हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है क्या सारी चीज़ें जो है? 1 मिनट। ओके तो ये दो चीज़ें आप लोग को क्लियर है। R10 को हम कैसे ड्रॉ किए, डायरेक्ट ये जो प्रोपोर्शनलिटी है यहाँ से हमने ड्रॉ किया। R10 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। R10 का वैल्यू कितना होता है आपका, दैट इज 10 इक्वल टू 1/√4 पाई ए नॉट क्यूब और e टू द पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, केवल इसको ड्रॉ कर दिया है, e टू द पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट। तो ये कुछ इस प्रकार से मिल गया। अब ये मैं प्रोबेबिलिटी की अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी में क्या आता है आपका, आर स्क्वायर आता है। आर स्क्वायर आता है तो ये डोमिनेटिंग हो जाएगा पहले हाफ के लिए, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो बात होगी वो R10 की। R20 भी था हमारे पास, R20 था हमारे पास। तो चलिए देखते हैं R20 का क्या हो जाएगा। R20 जो था, ये R20 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1 माइनस आर अपॉन 2a और e टू द पावर माइनस आर अपॉन 2a नॉट। ये कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, देखिए इधर इसको जब मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है, तो इसको मैं जब जैसे ड्रॉ करूँगा तो देखिए एक पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, उसके बाद माइनस में जाएगा, है ना। 1 से अगर ये क्या हो जाएगा आपका, 1 के अगर बराबर हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट अगर 2 निकालूँ, आर अपॉन ए में ड्रॉ कर रहे हैं ना हम, आर अपॉन ए में ड्रॉ कर रहे हैं, R20 वर्सेस आर अपॉन ए। आर अपॉन ए का वैल्यू जो है अगर 2 के बराबर हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा, होगा 0 के बराबर। उसके बाद ये निगेटिव में चला जाएगा, उसके बाद फिर से ज़्यादा निगेटिव हो गया तो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये जो है आपका ड्रॉ होगा। ओके, ये कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से आपका जो है ये ड्रॉ होगा। ठीक है क्या, क्लियर है क्या? ठीक है, ये ऊपर नहीं जाएगा। 1 मिनट, ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा, ये कुछ इस प्रकार से। ओके, अब इसका प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं, इसका प्रोबेबिलिटी जैसे मैं निकालना चाहूं तो प्रोबेबिलिटी में फिर से क्या आ जाएगा आपका, दैट इज आर स्क्वायर। ठीक है, और क्या आ जाएगा 1 माइनस आर अपॉन 2a और क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस आर अपॉन 2a नॉट। तो प्रोबेबिलिटी, तो पहली बात तो ये कि प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होता है आपका, निगेटिव नहीं होता है। तो निगेटिव नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के लिए कुछ इस प्रकार से जाएगा। उसके बाद ये r इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा आपका, फिर से 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका R20 और ये r अपॉन ए नॉट। ठीक है, तो ये इसमें समझ में आया आपको। आर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब आर अपॉन ए जो है 2 के बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये आगे बढ़ के कुछ इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा ये कंप्लीट का स्क्वायर होता है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसमें नोट पॉइंट जो है वो क्या होगा। ठीक है, ओके, चलिए अब इसमें मैं नोट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नोट पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट किसको बोलते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर किसका हुआ था, पोटेंशियल बॉक्स। पोटेंशियल बॉक्स में हमने देखा था कि नोट पॉइंट हम किसको बोलते हैं, नोट पॉइंट उसको बोलते हैं जहाँ पे जो वेव फंक्शन का जो वैल्यू है वो कितना हो जाता है आपका, 0 पे हो जाता है। ठीक है, तो चलिए तो इसमें जो नोट पॉइंट जो है मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखाना चाहूँगा, दैट इज n माइनस l माइनस 1। ठीक है, ये आपका क्या होता है, नोट पॉइंट होता है। जैसे R10 की अगर मैं बात करूँ तो R10 में क्या है आपका आर एन एल करके डिनोट करते हैं ना इसमें। तो n इक्वल टू कितना है आपका 1 है और l इक्वल टू कितना है आपका 0 है। तो n इक्वल टू 1 माइनस 0 माइनस 1। तो इसमें तो कोई नोड नहीं होता है, इसमें कोई नोड नहीं होता है R10 में। R20 की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2 माइनस कितना हो जाएगा आपका 0 माइनस 1, यानी कि कितना होता है 1 नोड होता है। कितना होता है आपका 1 नोड होता है। अब R21 की अगर मैं बात करूँ तो R21 में कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1। तो इसमें भी कोई नोड नहीं होता है, इसमें भी कोई नोड नहीं होता है। क्लियर है क्या,
चलिए, तो ये नोड पॉइंट जो होता है हाइड्रोजन एटम में वो कैसे दिया जाता है आपका, दैट इज n माइनस एल माइनस वन। n माइनस एल माइनस वन जो होता है क्या होता है आपका, नोड पॉइंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें एनर्जी की बात कर लेता हूँ। ठीक है, आगे इसमें हम एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू। तो हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी जो मिलता है दैट इज ई एन इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर जेड। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से मिलता है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है ये एनर्जी जो है, किस में होता है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ये कुछ इस प्रकार से होता है। इसका जो टिपिकल फॉर्म जो आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, और इसको हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन से। हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी यहाँ पे हम नहीं निकालेंगे। जब मैं बोर मॉडल पढ़ाऊँगा आप लोग को, बोर मॉडल मैं एटॉमिक में पढ़ाऊँगा, वहाँ पे इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, ओके चलिए, दैट इज जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका, एन स्क्वायर हो जाएगा, वेयर एन इक्वल टू कितना है आपका, दैट इज 1 2 3। ये कुछ इस प्रकार से है आपका 1 2 3 4, ये कुछ इस प्रकार से चलता है। चलिए, तो यहाँ पर से हम ये अपन डिसाइड कर सकते हैं, ये हम बता सकते हैं कि एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन, एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है ये, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पे डिपेंड करता है। कौन सा, जो एनर्जी जो है, देखिए इसमें एल आ रहा है क्या, यहाँ पे एम आ रहा है क्या। ठीक है, तो इस पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, केवल एन पे ही डिपेंड करेगा। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो इसमें मैं ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। क्या आ रहा है, ओके चलिए देखते हैं आगे इसमें। तो जैसे एल एन एल एम की अगर मैं बात करूं, एन हो गया, एल हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, एम हो गया। ठीक है, और ये साई एन एल एम की बात करूं तो अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 स्टार्ट करूँगा तो ये एल कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, और एम का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साई 1 0 0, तो ये एक ही स्टेट है, ये तो क्या हो जाएगा आपका, नॉन डीजनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, नॉन डीजनरेट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट मैं अगर n इक्वल टू 2 ले लूँ, n इक्वल टू 2 लूँगा तो क्या हो जाएगा आपका, इसका जो वैल्यूज़ है, l का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका, 0 और 1 हो जाएगा, 0 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0 अगर l अगर 0 है तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, साइड 2 00 हो जाएगा, साइड 2 00 हो जाएगा। अब यहाँ पे n इक्वल टू 1 है तो इसके 3 पॉसिबल स्टेट्स हैं, एक तो इसका 0 हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। तो साई 2 1 0 हो सक जाएगा, साइड 2 1 1 हो जाएगा, और साइड 2 1 -1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने स्टेट है, 4 फोल्ड डीजनरेट हो रहा है। ये कितना है, 4 फोल्ड डीजनरेट हो रहा है, डीजनरेट। ठीक है क्या, क्लियर है क्या, सारी चीज़ें क्लियर है। तो इसमें जो डीजनरेसी जो होती है ना, फाइनली अगर मैं बात करूँ तो जो डीजनरेसी जो होती है, डीजनरेसी हाइड्रोजन एटम में, डीजनरेसी जो होती है हाइड्रोजन एटम में, दैट इज 2n स्क्वायर। कितनी होती है, 2n स्क्वायर। ठीक है, इंक्लूडिंग स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्लूडिंग स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं n स्क्वायर अगर लिखूंगा तो एक्सक्लूडिंग, है ना, ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड कर दिए हैं इसमें, कंप्लीट एक्सक्लूड कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, है ना, एक्सक्लूडिंग स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो वहाँ पे कितना हो जाता है, 2n स्क्वायर हो जाता है, और एक्सक्लूडिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, n स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। तो इस क्लास को हम यहीं तक ओवर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसमें प्रैक्टिस सेशन टाइप का क्वेश्चन करेंगे केवल जो है, और इसमें केवल आप ये जो नोटेशन जो है वो आप याद रखिएगा, इस प्रकार का जो नोटेशन है किस प्रकार से आपको दिया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको वेव फंक्शन क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, साइन एनएलएम का वैल्यू जो है वो क्या मिल रहा है। अगले क्लास में हम देखेंगे कुछ सेट के क्वेश्चन, जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसको भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम से जो क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन मैंने 2018 के सेट के पेपर में देखे हुए हैं, साथ ही साथ शायद मैंने इसको सॉल्यूशन भी कराया हुआ है, 2018 का सॉल्यूशन पार्ट नंबर 2 जो में मैं सॉल्व कराया था उसमें।
ठीक है। तो कल वाली क्लास में जो है हम इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 1/r स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जेड, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो प्रोबेबिलिटी जो है, बाउंड स्टेट जो प्रोबेबिलिटी जो होती है, जो हम हार्मोनिक ऑसिलेटर में निकाले थे, हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो 84% बाउंड होता है उसमें, इसमें भी हम देखेंगे कितना परसेंट इसमें आता है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए केवल इतना ही। ओके, थैंक यू।